सितंबर 1932 जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया गया। ठीक, निर्वाचन पद्धति समाप्त कर दी। ये बात कही गई पूना पैक्ट तो गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता करवाया कहा गया था। पहले क्या किया गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उस समय उन्होंने कह दिया कि चलो जब कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही तो सबका विभाजन कर दो, अलग अलग बातें कर दो। तभी गांधी जी जब देखा कि इनका भी अलग हो रहा, पाकिस्तान भी अलग रहा, तो देश का बंटवारा हो जाएगा, इस बंटवारे को कैसे रोकना है। तब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी इस समय कहाँ है, यरबदा जेल में। तो यरबदा जेल में वहां पर ही वो धरने पर अमरण अनशन पर बैठ गए और अमरण अनशन को समाप्त करने के लिए काफी प्रयासों के बीच जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास और श्री राजगोपालाचारी, इन लोगों के अथक प्रयासों से गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता करवाया गया 26 सितंबर 1932 को, उसी को हम पूना पैक्ट कहते हैं। उसके माध्यम से क्या किया गया, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया। जब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया गया, लेकिन साथ में जो प्रांतीय विधानमंडल हैं, प्रांतीय विधान मंडल, इस मंडल में सीटों की संख्या जो पहले दलितों के लिए कम थी, कितनी थी, 71, अब इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 148। अब सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन क्या कर दिया गया, निर्वाचन पद्धति अलग कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में जो केंद्रीय, तीसरी बात, केंद्रीय विधान मंडल में 18% क्या कर दिया गया, सीटें सुरक्षित कर दी गई, सीटें सुरक्षित कि 18% सीटें किसको, एससी को दे दी जाए, आरक्षित कर दी गई, सुरक्षित कर दी गई। इसके लिए कहा आरक्षित, यहाँ पर सुरक्षित जगह पर आरक्षित शब्द डालो, आरक्षित कर दी गई, ताकि ये सीटें केवल वही लोग खड़े होंगे, ये सीटों का बंटवारा। ठीक, सितंबर 1932 में जैसे ये पूना पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर ने सोचा कि वास्तविक अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब समझते हो, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता के लिए कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। ये हमें, गांधी जी को लगा कि हम विश्व स्तर पर भी गए, वहां पर भी हमें मात खानी पड़ी, हमें सर से सिर झुकाना पड़ा, वही हालात यहाँ पर भी हैं। तो क्यों ना हम क्या करें कि अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को फिर से बराबरी का दर्जा दें। इसलिए क्या किया, सितंबर 1932 में ही गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। जो हरिजन सेवक संघ है, ये समूह बनाया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है हरिजनों के लिए। ठीक, सितंबर 1932 में। तो इसका अध्यक्ष कौन, एससी को ही तो होना चाहिए, तो एससी का सदस्य ढूंढा, तो वो कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला। ठीक, घनश्याम दास बिड़ला को इसका अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि स्थापना करने के माध्यम से ये सदैव अस्पृश्यता का अंत करने की कोशिश में लगे रहते थे और उन्होंने छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। जनवरी 1933 में गांधी जी, देखो अब भी शांत नहीं, जनवरी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक, हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करने लगे। सप्ताह में एक बार एक पत्र निकलता था, तभी तो इसे साप्ताहिक कहा जाता है। साप्ताहिक समाचार पत्र से क्या किया का प्रकाशन प्रारंभ किया और इसका कार्य भी
पूना जो है, पूना में यरवदा जेल है, यरवदा जेल के अंदर से ही साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था गांधी। ठीक, ध्यान रखना, जनवरी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन पूना की यरवदा जेल से भी प्रारंभ कर दिया है गांधी ने। जब पूना की यरवदा जेल से इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र भी कर दिया, और जो ये शब्द आता है हरिजन, हरिजन शब्द दिया किसने? दलितों को हरिजन शब्द दिया कहा है वो महात्मा गांधी ने कहा, हरि के जन। ठीक, हरिजन शब्द कहा है वो दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग यहाँ पर ही किया गया, वो गांधी जी ने ही किया है भारत में। ठीक, फिर बता दें आपको 8 मई 1833, 8 मई 1833 को गांधी जी ने क्या किया? अस्पृश्यता का अंत करने के लिए यरवदा जेल में ही, यरवदा जेल में 21 दिन का उन्होंने क्या कर दिया? उपवास रखा। ठीक, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए उन्होंने जेल के अंदर ही 21 दिन का क्या किया? उपवास प्रारंभ कर दिया। तब सरकार ने कहा अरे ये 19 करो, नहीं 1800 नहीं 1900। ठीक, अब गांधी सरकार ने कहा कि गांधी जी चाहे जो उपवास कर बैठते, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा करो कि इन्हें जेल में मरने की बजाय बाहर मरने के लिए। तब जब इन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया, और उपवास के दौरान ही उन्हें सरकार ने क्या किया कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया। 1833 में ही, 1933 से ही जेल में रिहा हो गए। जब यरवदा जेल में इन्होंने उपवास रखा, उपवास रखने के बाद इन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। और रिहा करने के बाद गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? अपने वर्धा आश्रम, वर्धा आश्रम में पहुँचते हैं, और वहां पर जाकर के उन्होंने क्या कर दिया? वर्धा आश्रम लौट आए 1 अगस्त 1933। अब उन्होंने क्या किया? मई, जून, जुलाई, इतनी बात खत्म हुई, शुरू हुआ अगस्त। 1 अगस्त 1933 तक उनका स्वास्थ्य में सुधार हो गया। तब तक 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने क्या चलाया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने के लिए उन्होंने कुछ अपने निश्चित व्यक्तियों को सबसे पहले चयनित कर दिया। ठीक, जो अच्छा है क्या बात इस समय? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको हटा लें, हटा लें। गांधी जी ने जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने के लिए लोगों को क्या कर रहे थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए क्या किया? हर प्रत्येक समय में आगे बढ़ने की चेष्टा बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। अब व्यक्तिगत सत्याग्रही जो पहले सत्याग्रही थे वो कौन थे? विनोबा, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू तो किया गया, और ये पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही क्यों कहे जाते? जानते कैसे? सत्याग्रह पूरे देश में चलना शुरू हुआ। जो पहले गिरफ्तार हुआ वो पहला सत्याग्रही, जो बाद में गिरफ्तार हुआ दूसरा सत्याग्रही, और जो छुप छुप के आंदोलन चला रहा नहीं पकड़े गए तो अलग बात, पहले और दूसरे ही पूछे जाते। ठीक, अब क्या हुआ? तब तक जो विनोबा, अभी आगे आ रहे हैं, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें, तभी गांधी जी ने इतने सारे आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों के दौरान लोगों ने कहा कि बताओ, गांधी जी हर समय कुछ न कुछ चलाते रहते लेकिन कुछ कार्य नहीं कर पाते। इन्होंने उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने, देखो सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल, इनका नाम सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने गांधी जी को असफल राजनीतिक व्यक्ति घोषित कर दिया। असफल राजनैतिक व्यक्ति घोषित कर दिया। ठीक, हमारी बात समझना, असफल राजनीतिक व्यक्ति घोषित कर रखा है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने और विट्ठल भाई पटेल। उस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा युवा वर्ग के नेताओं में सबसे ज्यादा मेन कौन कौन था? एक सुभाष चंद्र बोस, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे
राजेंद्र प्रसाद की तरफ जाती है बात। ठीक, इस समय खास तौर पर पंडित जवाहरलाल की जो बातें क्या हुआ पहले जो कोई बात। अच्छा, तो आप दोनों लोग उठ के यहाँ पे आ जाइए। नहीं, अगर ज्यादा हो तो आप चाहे तो आ जाओ, या फिर इन दोनों लोगों को उठा के हम यहाँ पर बिठा लें। कोई लोग आ जाओ, नहीं तो फिर आपका ज्यादा ध्यान उधर रहेगा तो आप नहीं मन लगा पाओगे। आ जाइए आप दोनों लोग, कौन कौन है आप आ जाइए, इधर रहिए, आ जाइए आप दोनों लोग, आ जाइए आप ऊपर नहीं आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्या दिक्कत। और एक लोग आ जाओ, सिंगल बेंच पड़ी है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे आ जाओ, आप जल्दी आओ। आगे आ जाओ, पूरी बेंच खाली पड़ी है। देखो, असफल राजनीतिक व्यक्ति कहा, अब गांधी जी सुभाष चंद्र बोस थे तो चिल करने लगे, मतलब उनके अंदर नाराजगी आ गई। इनके अंदर नाराजगी आ गई कि बताओ हम असफल राजनीतिक व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ अंबेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल तो उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। क्षणिक भूत का मतलब समझते हो? हाँ बोलो। सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, इन दोनों लोगों ने कहा, और उन्होंने अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल तो उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। क्या ये बात हमारी समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? क्षणिक धूल, क्या जो क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते, जैसे क्षणिक भूत की तरह समझते हो, कभी कभी इस समय गर्मी का मौसम है, जैसे बीहड़ एरिया जो जहाँ पर राजस्थान या धूल है, अपने यहाँ भी जहाँ धूल वूल दिखती हो तो कहते हैं लोग अपनी भाषा में वो लकूड़ा जा रहा है, सुना है ना? तो वो भूत ढेर सारे कूड़ा करकट ऊपर उड़ा ले जाता, वो भूत की तरह वो स्तर क्या होते हैं, धूल तो उड़ा लेते हैं लेकिन स्तर नहीं उठा पाते। ये बात गांधी जी के लिए अंबेडकर जी ने कही। ठीक, अक्टूबर 1936 में क्या किया, इन सब बातों से परेशान होकर के गांधी जी ने अक्टूबर 1936 में क्या किया, समस्त राजनैतिक क्षेत्र से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक, क्या किया, अगर हम कहें अक्टूबर 1936 में कांग्रेस की सदस्यता से समस्त राजनीतिक क्षेत्र या कांग्रेस के क्या है, सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कहा कि हम अब राजनीति में नहीं लेंगे, राजनीति से संन्यास कर लिया। ठीक, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक, अब हमें बताइए कोई लोग, कांग्रेस के सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजनीति से भी संन्यास ले लिया। क्या गांधी जी अब चुपचाप बैठने वाले हैं? दिखने के लिए गांधी जी क्या कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया है, राजनीति से संन्यास लिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्या होता है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट नाम सुना होगा, 1938। देखो, कांग्रेस क्या है, एक सामूहिक दल संगठन। तो कांग्रेस जो है सामूहिक दल है। कांग्रेस का मतलब क्या है, कांग्रेस शब्द लिया गया अमेरिका की संसद से। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस। कांग्रेस का अर्थ क्या है, समूह। कांग्रेस का अर्थ है समूह। ठीक, जो कांग्रेस जो संगठन बना है, इसकी प्रत्येक वर्ष बैठक हुआ करती थी, वार्षिक बैठक। ऐसे ही क्या हुआ कि 1938 में त्रिपुरी 1938 में क्या हुआ, कांग्रेस के हरिपुरा 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा में क्या हुआ, अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, हरिपुरा गुजरात। यहाँ पर अधिवेशन हुआ।
हरिपुरा गुजरात का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ये सुभाष चंद्र बोस इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने और जब सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बन गए, इस अधिवेशन के अध्यक्ष, अच्छा, कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने कर ली है और इसी अधिवेशन में एक राष्ट्रीय, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की कार्य समिति के अध्यक्ष, कार्य समिति नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जैसे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। वैसे ये सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के आज अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस को एक नई वोट पे ले गए और ले जाने के दौरान उसी समय राष्ट्रीय योजना समिति, इस कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की और इसका अध्यक्ष किसे बनाया? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बना दिए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच कुछ बातें हो जाए। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच, जवाहरलाल नेहरू केवल ऐसे व्यक्ति थे, जब सुभाष चंद्र बोस के साथ में होते थे, सुभाष चंद्र जो कहते थे उनकी कहते थे हाँ, और जो गांधी जी के साथ में पहुंचते थे तो गांधी जी जो कहते थे उनकी भी कर देते थे। सदैव एक दूसरे के, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों तरफ चलते थे और उधर ये जब सुभाष चंद्र बोस थे वो अपनी बातों पर अडिग रहते थे, कहते थे वो काम करते थे और सही से रास्ते से, अगर देखा जाए नवयुवक के रूप में सुभाष चंद्र बोस जोशीले भाषण के माध्यम से क्या करते थे, पूरे भारत को आजाद कराने की कोशिश किया करते थे और सभी कार्य भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी लगभग इनकी तरफ से नाखुश हो चुके। अब नाखुश, उन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया था। उधर जब जैसे योजना समिति बनाई गई, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया। घनश्याम दास बिस्मिल्ला, लाला श्रीनिवास विश्वेश्वरैया, ये अन्य सदस्य भी इस राष्ट्रीय कार्य योजना समिति के अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों को इसमें शामिल कर दिया। जब शामिल करने के बाद 1 वर्ष का समय पूरा हो गया और उसके बाद में 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए, काम निकल गया। तब तक आता है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन ये आता है 1939। 1 साल पूरा होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद का फिर से चुनाव हुआ। 1 साल पूरा होने के बाद कांग्रेस के क्या होता था, अध्यक्ष, फिर से अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव होना। अब चुनाव होने के दौरान 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। पहले तो बड़े जोर शोर से योजना अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी घोषित करने के दौरान सबसे ज्यादा दावेदारी के लिए सबसे ज्यादा प्रस्तावक या सबसे ज्यादा बहुल क्षेत्र किसका था? मौलाना अबुल कलाम आजाद 1939 में अध्यक्ष पद पर जाने को। लेकिन जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले, तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींची, कहीं नहीं, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए बनाया जाए, मैं पीछे हट जाता हूँ। तब गांधी जी ने कहा कि हम तो राजनीतिक पद से संन्यास ले चुके। जैसे गांव में नहीं होता है, लोग जैसे कोई सीट वैसी आती है तो क्या करते हैं, कोई उनका सेवक होता है उसको प्रधान बना लेते हैं, प्रधानी चलाते हैं दूसरे। वही हालात महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, हम अपने व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए खड़े होंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं खड़े होते तो क्या। तो उन्होंने क्या किया कि पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, इनको चुनाव में कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी तरफ कौन है? सुभाष चंद्र बोस। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो अलग हट गए। अब सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया। अब राजनीति पद से संन्यास ले लिया है गांधी जी ने, क्या राजनीति से दूर है? नहीं है। अब उन्होंने
हर कांग्रेस की कार्य समिति में जाकर के कांग्रेस के अधिवेशन में लोगों से सबसे कहा कि पट्टाभी सीतारमैया को वोट दीजिए, उनको अध्यक्ष बनाइए। सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे, अगर प्रभावशाली भी थे, जोशीले भाषण वाले थे। उन्होंने जोशीले भाषण और उन सब की वजह से पूरी कांग्रेस जो है वो सुभाष चंद्र बोस की तरफ ध्यान अपना आकर्षित करने लगी। और जब कांग्रेस की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ही इसमें अध्यक्ष पद के लिए विजयी रहे। जब अध्यक्ष पद के लिए वो विजयी रहे हैं और पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई, तब गांधी जी ने खुले शब्दों में मंच से कहा कि यह हार पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार। जब पट्टाभी उन्होंने कहा कि यह हार पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है, और मेरी हार होने का मतलब क्या रहेगा, अच्छा या बुरा? कि मतलब हम कांग्रेस के आंदोलनों से दूर जा रहे हैं। तब सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा गांधी जी देखो अच्छे आदमी, इनकी हर बात मानो और कोशिश करो। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा ठीक, हम अध्यक्ष हो गए तो क्या हुआ, हमें अध्यक्ष बना रहने दो, और आपका पूरी कार्यकारिणी परिषद का, पूरी जितनी कांग्रेस की कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष आप बनो, उसकी सारी जिम्मेदारी आप अपने व्यक्तियों को रख लो। लेकिन गांधी जी ने टस से मस नहीं किया। नहीं जैसे लोग गुस्सा जाते हैं फिर कहते नहीं ऐसा नहीं, चाहे विनाश ही हो जाए। हालात यहाँ पर अगर सुभाष चंद्र बोस की ये गलती है कि उन्होंने महात्मा गांधी को ज्यादा भाव दे दिया। अगर वो पद से इस्तीफा न देते तो गांधी जी उतार लेते, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब वो नहीं माने, मतलब नहीं सही हुए, तो क्या किया कि अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसे इस्तीफा दे दिया वैसे ही क्या किया, गांधी जी ने, गांधी जी के चहेते, कौन है, बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, इसका अध्यक्ष बना दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और क्या किया, राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया। तब उन्होंने क्या किया, 3 मई 1939 को कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना। अब हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी इसने सुभाष चंद्र बोस, कहा कि हम इसके माध्यम से स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। उधर क्या हुआ कि जैसे इनको इन्होंने इस्तीफा दिया, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, देखो महात्मा गांधी के चहते हैं, महात्मा गांधी के चहते हैं। हमारी बात यहाँ पर समझना, यहीं पर थोड़ी टेक्निक है। जैसे ये इस्तीफा राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं, क्या सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का कोई कब्जा रह गया? नहीं। अब ये सुभाष चंद्र बोस रहने वाले कहाँ के थे, बंगाल के। जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं हर पार्टी के, वैसे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है पूरे बंगाल के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र। और अब जैसे राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, बनाने के बाद उनको बंगाल, जो बंगाल है वहां के बंगाल के अध्यक्ष पद से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। अब 3 वर्ष के लिए इन्हें क्या किया गया, 3 वर्ष के लिए कांग्रेस ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। अब बताओ, जो कांग्रेस का मेन सर्वा, जैसे प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी इनको अलग रख करके और कहे कि ये आदमी अयोग्य है, क्या उनका भविष्य बर्बाद होगा या नहीं? ऐसे कांग्रेस की कार्य समिति की कांग्रेस से पद से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनने के बाद जैसे वो क्या करते हैं, बंगाल के क्षेत्र हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, वैसे बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनका क्या कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता और 3 वर्ष के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता। अब तो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग भी नहीं ले सकते क्योंकि वो अयोग्य हो गए।
क्या अध्यक्ष इतना गिरा हो सकता है वो अयोग्य हो जाए? यहीं पर महात्मा गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है और उन्हीं के कारण ऐसा हो सका है, तभी सुभाष चंद्र बोस का भविष्य बर्बाद हुआ। यहाँ पर बात समझ पाए नहीं? कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें अगले 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के जितने भी पद हैं उन सब पर कभी भी 3 वर्ष तक किसी भी हालात में सुभाष चंद्र बोस पद पर नहीं बैठ सकते, ये बात कर दी गई है। 17 तब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, कहने लगे अब इतने, कहा जाता है कि भारतीयों में एक बहुत सारी चीजें होती, कहना नहीं चाहिए, सुभाष चंद्र इतने अच्छे थे, अब भारतीय लोग इतने नालायक, इन है तो वो भी भारतीय। उन्होंने सोचा इन ऐसे लोगों के साथ रहने का क्या मतलब, जो अपना ही भला सोचते हैं, जरा सा मौका मिलता तुरंत काट लेते हैं। 20 हालात में तो कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनके लिए नहीं अपने देश के लिए लड़ूंगा। तब उन्होंने कहा कि हम भारत में न रह करके बाहर से लड़ूंगा। तो बाहर से लड़ने के लिए 17/1/1941 को यहाँ पर से ये सब हटा दें। इनके बीच की कहानी है, वो कहानी सुभाष चंद्र बोस की अलग से आपको पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी बड़ी कहानी है, अलग अलग बातें आती हैं। तब इन्होंने क्या किया, 17/1/1941 17/01/1941 सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, बोस ने कोलकाता में इन्हें अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, एक इनके मकान में नजर बंद करके रखा और इनको एक इनका गुरु पढ़ाने आया करता था, मौलवी सुभाष चंद्र बोस। वो आते जाते थे और उन्हीं मौलवी का रूप धारण करके क्या किया, भेष बना करके ये क्या करते हैं, कोलकाता से काबुल जाते हैं। ठीक, कोलकाता से कहाँ निकलते हैं, काबुल, और काबुल मास्को होते, काबुल से फिर कहाँ जाते हैं, मास्को, और मास्को से फिर कहाँ जाते हैं, ये बर्लिन पहुंच जाते हैं। ठीक, मास्को से कहाँ पहुंच जाते हैं, बर्लिन पहुंच जाते हैं। बर्लिन पहुंचने के बाद वहीं पर नेताजी ने बर्लिन जब गए हैं, और बर्लिन में कौन है, हिटलर। ये हिटलर का मतलब क्या होता है, हिटलर माने हिटलर शब्द होता है, हिटलर मतलब तानाशाह, ऐसे शब्द। हिटलर शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से अगर देखा, सही तरीके से देखोगे तो आएगा, हिटलर माने होता है अपनी बात को मनवाने वाला, और उसी को तुम तानाशाह भी कह सकते हो। लेकिन अपनी बात को मनवाने वाला व्यक्ति, चाहे वो बुद्धिपूर्वक मनवाओ चाहे बलपूर्वक मनवाओ। हिटलर को मिलने गए हैं, पहले तो हिटलर की बात बता दें। जब हिटलर के पास सुभाष चंद्र बोस गए हैं और उन्हें मिलने के लिए, ठीक, उसी समय हिटलर अधिकतर क्या करता था, वो इतना डरता था, वो अक्सर कर कभी भी सामने आकर के हाथ नहीं मिलाता था। उसके सदैव दो ऐसे रूप रहा करते थे, सदैव उसी रंग रूप वेशभूषा के, उसे कोई पहचान नहीं पाता था, ये हिटलर। तो हिटलर के केबिन में पहुंचे हैं सुभाष चंद्र बोस, बैठते हैं, तो पहली बार हिटलर का एक व्यक्ति आता है और हाथ मिलाता है। तो उससे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आप हिटलर को भेजिए, हम आपसे नहीं मिलना चाहते। दूसरे पहले व्यक्ति तो उसने कहा हम ही हिटलर, कहीं नहीं आप हिटलर नहीं। तब दूसरे भेज को भेजते हैं, तो दूसरा जब व्यक्ति आता है तब भी वो यही कहते हैं कि आप हिटलर को भेजिए, हमें नहीं भेजिए। तब तीसरी बार में जब हिटलर आते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, तब हिटलर ने पहला जवाब दिया, कहा कि आप हमें बताइए, आप इतने देशों में सीधे कहा, नेताजी आप हमें बताइए, हमारे इतने सारे रूप हैं, ये विश्व में हर जगह भ्रमण करके आ जाते हैं, लेकिन कोई इन्हें पहचान नहीं पाता है। आपने कैसे पहचान लिया कि ये हिटलर नहीं, मैं हिटलर। तब उन्होंने बात बताई कि जैसे वो लोग क्या आए, पहले व्यक्ति आया तो उन्होंने पहले से आना कि आओ, मैं हेलो सुभाष चंद्र बोस, मैं हिटलर, आप बताइए क्या। उन्होंने कहा क्या कभी हिटलर वो तानाशाह है, वो अपनी बात को मनवाने वाला, वो पहले हाथ क्यों बढ़ाएगा दोस्ती के।
हम तो गुलाम देश के, एक देश है जो गुलाम है उसके नेता होकर के आए हैं, यहाँ आपसे सहायता मांगने के लिए आएंगे, तो वो क्यों आपसे सदस्य? तो पहली तो ये गलती दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले ने कहा कि ये मैं तो हिटलर हूँ। तो जब हिटलर हो ही तुम तो आपने कहा क्यों? तो इन सब बातों को इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि ये हम तो इस छोटे से देश के नेता, ये तो 40 करोड़ जनता के नेता। तो हिटलर ने नेताजी इसको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने ही नेताजी ने कहा था। और यहीं पर बर्लिन में जब सहायता दे दी, बर्लिन में सहायता मिली, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दे दी गई और बर्लिन में ही नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की। यहीं पर नेताजी ने क्या किया? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। कहाँ? बर्लिन में ही फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। और फिर क्या हुआ? जून 1943 हिटलर की एक स्वयं की बोट थी जिसका नाम था यू बोट। ठीक, यू बोट हिटलर की स्वयं की बोट थी, यू बोट, और इस पर हिटलर स्वयं सवार होकर जाया करता है। यू बोट पर सुभाष चंद्र बोस बैठे और बैठ करके कहाँ पहुंचे हैं? उस समय जापान। और जापान आपको बता दें, स्प्रिंग टाइगर नाम की एक पुस्तक है ह्यूज टायर द्वारा लिखित, सुभाष चंद्र बोस की जो जीवनी है उसी में मिलती है स्प्रिंग टाइगर। तब वो जापान पहुंचते हैं और जापान में उस समय लगभग भारत क्या पूरे देश में विश्व युद्ध चल रहा। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब से कब तक रहा? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। इस समय पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और उस समय की बात है और भारत के लिए आजादी का अच्छा मौका। और ये बता दें आपको, जो भारत में ब्रिटेन है, अमेरिका है, चीन है, ये मित्र राष्ट्र की तरफ अमित्र राष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। अमित्र राष्ट्र की लगभग रीढ़ टूट रही है, ये हारने की कगार पर पहुंच रहे हैं। हालात बहुत बदल रहे हैं, इसकी थोड़ी कहानी बाद में आपको बताते हैं, पहले चलते हैं अगस्त पर। उधर क्या हुआ? ये तो जून 1943 में यू बोट पर बैठ करके जापान चले गए। यहाँ पर तक की सुभाष चंद्र बोस की कहानी खत्म कर रहे हैं। ठीक, उधर चलते हैं कहाँ? अगस्त प्रस्ताव की तरह। ये हटा दे। जहां पर ना समझ सकना वहां पर बोल देना, बताते रहेंगे आपको। देखो, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1940। ठीक, मार्च 1940 में रामगढ़ का नाम सुना है? रामगढ़। अच्छा, एक फिल्म में भी रामगढ़ है, शोले। तो रामगढ़ कहाँ पड़ता है? ये यूपी में कहाँ? जो कहाँ? अब बसंती क्या नाम आता है? नाम आता है ना? वो रामगढ़ है कहाँ? ये रामगढ़ है बिहार। बिहार ध्यान रखना, ये रामगढ़ कहाँ है? बिहार। ठीक, बिहार का ये रामगढ़ है और यहीं पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होने वाला है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। ठीक, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होने को है यही बिहार में। अब तभी अगस्त प्रस्ताव की बात है। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, ये इसके अध्यक्ष बोले। प्रस्ताव क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेस में प्रस्ताव किया। कांग्रेस में कहा गया, यदि ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस ने प्रस्ताव किया और कहा, हमारी बात समझना, हमारी बात समझिएगा थोड़ा, कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। कांग्रेस भारत सरकार से क्या कहते हैं, भारत के लोगों से ब्रिटेन के लोग चाह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में मेरा सहयोग दे। तो जो अगस्त प्रस्ताव मार्च 1940 में बिहार का में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया, यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन कर दे
तो मैं द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग कर सकता हूं। ये कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कहा गया है। ठीक, कहा गया कि अगर सरकार ब्रिटेन जो है अंतरिम सरकार की स्थापना कर दे तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करेंगे, सहयोग। ठीक, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करेंगे, सहयोग कर देंगे। किसका, ब्रिटेन के लोगों का सहयोग। ये बात कही है। लेकिन जब उन्होंने कहा अंतरिम सरकार का गठन कर दें, इससे पहले आपको बता दें, लेकिन जब ये बात कही है कांग्रेस अगस्त 1940 में, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने कोई बात नहीं। और ये जो प्रस्ताव दिया गया, ये प्रस्ताव किया ब्रिटेन के सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब 7 जुलाई 1940 को 7 जुलाई 1940 को पूना प्रस्ताव के माध्यम से पुनः इसी बात को दोहराया गया। कहा गया कि यदि ब्रिटेन सरकार भारत में अंतरिम सरकार का गठन कर देती है तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ये बात कही है कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस ने ये बात कही। अंतरिम सरकार की अब क्या किया गया, जैसे बात दोहराई गई तो 8 अगस्त जैसे बात दोहराई जाने के बाद वायसराय को इस बात का पता चला। वायसराय ने सरकार की इस मांग को ठुकरा दिया, कहा नहीं, हम अंतरिम सरकार का गठन नहीं करेंगे। 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को, इस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड लिथगो। ठीक, वायसराय लॉर्ड लिथगो ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा, और जो वैकल्पिक प्रस्ताव रखा गया है उसी को हम क्या कहते हैं, अगस्त। हमारी बात समझ पाया नहीं? अगस्त प्रस्ताव क्या है कि मार्च 1940 में रामगढ़ बिहार में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उस कांग्रेस में एक प्रस्ताव रखा गया, यदि ब्रिटेन की सरकार भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कर देती है तो ब्रिटेन भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे। और उधर जुलाई 1940 में पूना में फिर से यही बात दोहराई गई। तब वायसराय लॉर्ड लिथगो ने क्या, ब्रिटेन की सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ में एक वैकल्पिक प्रस्ताव दिया है जिसे को कहते हैं हम अगस्त प्रस्ताव, जिसको हम क्या कहते हैं, अगस्त। जो बात यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, वो सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा और तो वो अंतरिम सरकार की स्थापना करें तो हम उनका सहयोग क्यों दें? हम अपने भारतीयों से क्या इतना दूरी बनाना चाहते हैं? हम लोगों को क्यों बना मरवाना चाहें? हम तो नहीं भेजने वाली। ये बात सुभाष चंद्र बोस अन्य नेताओं के बीच की दूरी बनाने का कारण बनती जा रही है। तभी वो भारत यहाँ से जाते हैं। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव दिया जिसको हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और उस प्रस्ताव में क्या किया, ये हटा लें ऊपर वाला हिस्सा, इसमें उन्होंने क्या किया, क्या प्रस्ताव दिया? प्रस्ताव पहली बात नंबर 1 डोमिनियन। ठीक, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दें। डोमिनियन का मतलब क्या स्वतंत्र हो जाएगा? डोमिनियन का मतलब स्वतंत्र कर दे, क्या होगा डोमिनियन का मतलब? अधिराज। ठीक, डोमिनियन, हाँ, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। युद्ध के बाद जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ये विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाए। कहा गया जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर दिया जाए। साथ में नंबर 3
अल्पसंख्यक 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 के हितों का पूर्ण संरक्षण। अब हमें बताइए, अल्पसंख्यक हितों का पूर्ण संरक्षण मतलब पाकिस्तान को अलग क्षेत्र देने की बात कह दी गई। ठीक, अल्पसंख्यक हितों का पूर्ण संरक्षण कर दिया गया है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो नंबर 4 वायसराय इसकी जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। जो भारतीय सदस्य हैं उनमें संख्या में वृद्धि कर दी। अब क्या हुआ, जैसे लॉर्ड लिथगो ने इतनी बात कहने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेट का जो प्रस्ताव है, कहा कि डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव दरवाजे में लगी जंग के कील की तरह है कि दरवाजे में जो जंग लगे। अब तो ऐसा समय आ चुका है, हमारा घर बन चुका है, उस घर में दरवाजे में एक जंग लगी, कील लगी है, उसकी तरह डोमिनियन स्टेट का दर्जा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ने इस बात को ठुकरा। मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यक के मुद्दे ये पूर्ण संरक्षण की बात कही है, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात कही है। इसके लिए तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक, स्वागत किया, लेकिन पाकिस्तान को खुला अलग से जो बात कही गई थी उस पद के लिए उन्हें ठुकरा दिया। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को अलग कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब क्या हुआ, तब तक 1930 में मुस्लिम लीग का, पहले पाकिस्तान शब्द की बात करें, पाकिस्तान शब्द का जो जन्म है, पाकिस्तान शब्द उसे किसने दिया था? एक आपने नाम सुना होगा, चौधरी रहमत अली, नाम सुना नहीं सुना? वो कहाँ के छात्र थे? चौधरी रहमत अली कहाँ के छात्र थे? देखो, जो क्या कहा जाता है वो यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता। उन्होंने आपको राज पंपलेट के माध्यम से भी तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब चल रहा था, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की बात कही थी और एक पर्चा जारी किया था उसी समय। तब कहा था अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं ले पाए तो कभी नहीं मिल पाएगा। उसी समय से पाकिस्तान की बात चलने लगी थी और वहीं पर पाकिस्तान की बात हुई थी। जब ये बात अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया, क्या कांग्रेस ने स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया। और कांग्रेस ने भी स्वीकार नहीं किया, मुस्लिम लीग ने क्या स्वीकार किया? उसने भी स्वीकार नहीं किया। तब भारत के लोगों ने देखा कि अब तो बात नहीं चल पाएगी, तब उधर गांधी जी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। अब चलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था? कब? 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। ठीक, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का है। स्थान पवनार आश्रम महाराष्ट्र। स्थान ध्यान रखना, स्थान कहाँ? पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक, स्थान है पवनार आश्रम महाराष्ट्र। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकृत कर दिया। जब देखा कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का, अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का आह्वान किया है पूरे देश में। कहा कि सब लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएं और सत्याग्रह सब लोग दिल्ली की तरफ चलो, वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे जो कुछ। और जो युद्ध हो रहा है, युद्ध का मतलब समझ रहे हो? द्वितीय विश्व युद्ध, उस द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ सारे भाषण। ठीक, कहा द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ ही भाषण दो।
जब गांधी जी ने क्या किया, सब लोगों ने व्यक्तिगत 17 अक्टूबर 17 जैसे गांधी जी ने आह्वान किया, सभी लोगों ने जो जहां था वहीं से दिल्ली की तरफ चलो। जैसे हम लोग यहाँ से हैं, हमने सुना और दिल्ली की ओर सब लोग कूच कर जितने लोग हैं वो सब दिल्ली की ओर तरफ। इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। ध्यान रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, गांधी जी ने सत्याग्रही के रूप में सबसे पहले सत्याग्रही कौन है, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को क्या किया, पवनार वर्धा में इस सत्याग्रह के माध्यम से, पवनार आश्रम है यहाँ से इन्होंने शुरुआत की और यहीं पर पहली बार कौन गिरफ्तार किए गए, विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे जो जहां मिलता वहीं से चल देता था। 5 जनवरी 1941 को इसका दूसरा चरण बहुत तेजी से चलने लगता। प्रारंभ हुआ इस दूसरे चरण में लगभग 25,000 सत्याग्रही 25,000 सत्याग्रहियों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। ठीक इतने लोगों ने गिरफ्तारी दी। सभी सत्याग्रहियों ने युद्ध विरोधी भाषण, जितने भी सत्याग्रही थे सबने युद्ध विरोधी भाषण देते रहे। लगभग 15 जनवरी 1941 को गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को, अब क्या हुआ, ये सत्याग्रही जब गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ मंचों पर गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके बीच मतभेद। गांधी जी ने तुरंत खुलकर के ये बात स्वीकार की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे बीच विचारों में कभी न कभी मतभेद, लेकिन हम लोगों की मंजिल एक है। इसका मतलब गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंजिल एक, बाकी नेताओं के विचार अलग हो जाते हैं। इसलिए क्या किया, गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 जनवरी 1941 को गांधी जी ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब बताइए हमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उत्तराधिकारी जब घोषित कर दिया है तो क्या ये गांधी जी ने जब घोषित, जो गांधी जी को विरासत में मिलना चाहिए वो किसको मिलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहीं पर गांधी जी को गोद में ले लिया गांधी जी ने और सुभाष चंद्र बोस से दूरियां बढ़नी स्टार्ट की। यही कारण है पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, राष्ट्रपति के रूप में उनके प्रिय राजेंद्र प्रसाद, जो गांधी जी के ज्यादातर इर्द गिर्द में रहे हैं, वही सर्वोच्च पद पर सबसे पहले नियुक्त हुए थे। पहले शुरुआत से अगर इतिहास को सही से पढ़ोगे तब यहीं पर आपको ये सब चीजें दिखाई पड़ेगी। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू को घोषित कर, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे दी। ब्रिटिश सरकार को क्या चुनौती दी, ब्रिटिश सरकार के पास हथियार, तोप है, गोला है, बारूद है, सब कुछ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी और साथ में कहा कि राष्ट्रीय चेतना ही उसका सबसे बड़ा हथियार। हम पूरे देश में आप कितने लोगों को मारोगे, हजारों लोग निहत्थे खड़े हों, क्या गोलियां बरसाते रहोगे, कब तक बरसाओगे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को अपना प्रमुख हथियार बताया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो सत्याग्रही गिरफ्तार नहीं होते थे, अब देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है, लोग युद्ध विरोधी भाषण दे रहे हैं। जो सत्याग्रही गिरफ्तार हो जाता था वो जेल पहुंच जाता था और जो नहीं गिरफ्तार होता था वो आगे के गांव में बढ़ जाता था, आगे की तरफ दिल्ली की तरफ कूच करते हुए चले जा रहे हैं, जाते हैं। तो ठीक, और प्रत्येक सत्याग्रह दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नारा उद्घोष करते, नारा दिल्ली चलो की ओर, नारा का दिल्ली चलो नारा उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। अंततः इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक, धीरे धीरे आंदोलन चलता रहता है। तब तक क्या होता है, समय आता है 1942, नाम सुना होगा क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है
और ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है, चीन है, अमेरिका है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, पूरा विश्व दो भागों में बटा है, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र वाले लोग, ऐसा लगता है कि मित्र राष्ट्र वाले लोगों को ऐसा लग रहा कि हमें लग रहा कि हम हार जाए। ऐसी परिस्थितियों में चीन के उस समय राष्ट्रपति थे कौन से, चांग काई शेक, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट। ठीक, ये ऐसे लोग थे। थोड़ा इसको बंद करें। क्या हुआ? हाँ, क्रिप्स मिशन, कब? क्रिप्स मिशन 1942। देखो, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध, देखो दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है, और उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध इस समय चल रहा है 1939 से 45। ये समय है द्वितीय विश्व युद्ध का। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने, जो मित्र राष्ट्र हैं, उन सभी मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, ब्रिटेन पर दबाव डाला। हमारी बात समझना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन पर दबाव डाला। और ब्रिटेन पर क्या दबाव डाला, कहा कि ऐसा लग रहा कि हम लोग युद्ध में हार जाएंगे, इसलिए भारतीयों से सहायता लो, वहाँ के सैनिक अच्छे हैं, वो काम करेंगे, तो हमें लग रहा कि हम लोग जीत जाएंगे हर हालत। ये शब्द लग रहे हैं, ये कह रहे हैं, कह कौन रहा है, ब्रिटेन के पीएम उस समय, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पीएम कौन है, क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या है, वहां पर अध्यक्षात्मक सरकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट हैं। अब चीन के उस समय राष्ट्रपति कौन है, चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक। इन लोगों ने, चांग काई शेक और डी रूजवेल्ट, अन्य मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला। क्या हम लोग हारने के लिए तैयार रहें, क्या करें, ऐसा करिए, भारतीयों से सहायता मांगो ताकि में युद्ध में लड़ने के लिए सेना उपलब्ध हो जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो हम हार जाएंगे, तो फिर क्या कर पाओगे। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तब विंस्टन चर्चिल पर दबाव बना कि हम भारतीयों से सहायता लें। अब उस समय कांग्रेस पर पकड़ थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक मित्र थे जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। हमारी बात समझते रहे ना, हम आधी बातें लिख रहे हैं, आधी बातें बोल रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। और स्टैफोर्ड क्रिप्स जब मित्र थे, और इस मित्रता के बहाने विंस्टन चर्चिल ने सोचा क्यों ना इस मित्रता का फायदा हो, और इसलिए विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक आयोग भेजा है भारत। जो आयोग भेजा है भारत, पहले तो एक आयोग का गठन किया और गठन करके उसे भेजा है भारत। और वो भारत कब आता है, 23 मार्च 1942 को भारत, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन, जो मिशन मतलब एक आयोग पहुंचता है, भारत में आता है। अब भारत में आकर के क्या किया, भारत के अनेक राजनीतिक नेताओं से उसने क्या किया, बैठ के राजनीतिक विचार विमर्श। देखो, क्रिप्स मिशन में सदस्य आए, उन लोगों ने भारतीय नेताओं के सामने विचार विमर्श, ठीक, विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने भारतीय नेताओं के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा
ठीक, भारतीय नेताओं के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। अब भारतीय नेताओं ने उसे मानने से मना कर दिया। तब इन्होंने 30 मार्च 1942 30 मार्च 1942 को उसे यहाँ जनता के सामने पेश किया। हमारी बात समझना। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? 23 मार्च 1942 को। आकर के भारतीय नेताओं से उन्होंने विचार विमर्श किया, कुछ अपनी बातें रखी, भारत के लोगों ने मना कर दिया, तो उन्होंने 30 मार्च 1942 को उसमें संशोधन करके अपना प्रस्ताव फिर से जनता के सामने सम्मुख पेश किया। क्या जनता के सामने उन्होंने सम्मुख रखा? क्रिप्स मिशन की शर्तें। यहाँ तक बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? फिर से सुनो। किसी के पास पानी है? थोड़ा पिलाओ पहले। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा 1939 से 45। मित्र राष्ट्रों को लगा कि मैं हार जाऊं। तब मित्र राष्ट्रों के सदस्य देशों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक, इन लोगों ने विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला, क्या हम हार जाएं? ऐसा करिए, भारतीय सेना से सहयोग लीजिए और भारतीयों से सहयोग लीजिए और उनको स्वतंत्रता भी साथ में दे दीजिए, कुछ भी करिए, हमें नहीं मालूम, लेकिन भारतीयों से सहयोग लीजिए। तब विंस्टन चर्चिल ने क्या किया? इन्हीं की बातों को ध्यान में रख करके इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं, उनके माध्यम से एक आयोग का गठन और उस आयोग को भारत भेजा। भारत वो पहुंचा है 23 मार्च 1942 और इसी को जिसके अध्यक्ष है स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसलिए इसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक, जब वो भारत आता है तो भारत के राजनेताओं से उसने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद अपना एक प्रस्ताव पेश किया जिसे भारतीय नेताओं ने असहमति दर्ज कराई। तब उसी में संशोधन करके ये प्रस्ताव पेश किया था 25 मार्च। ये छोटी किताबों में बात ये नहीं मिलेगी, आपको सीधे बात मिलेगी कि 30 मार्च 1942 को उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया है भारतीय जनता के सामने। ठीक, फिर इन्होंने क्रिप्स मिशन के लोगों ने 30 मार्च 1942 को भारतीय जनता के सामने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन की शर्तें। क्या थी क्रिप्स मिशन की शर्तें? वो आपको बता दे रहे हैं। क्या बता दे? अच्छा, एक चीज और छूट गई, वो भी बता दे रहे हैं। 2 मिनट अगर ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत? क्रिप्स मिशन की शर्तें। क्रिप्स मिशन की शर्तें, उन्होंने पहली बात क्या कही? देखो, जो पिछली बात कही थी फिर से वही डोमिनियन, उनका एक ही आलाप। पहले भारत के लोग डोमिनियन मांग रहे, तब अंग्रेजों ने नहीं दिया। जब भारतीय नहीं दे रहे तब अंग्रेज दे रहे, तब उन्होंने बढ़ा के मांगी। पहले नंबर ही भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। पहली शर्त रखी कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, ये बात पहले नंबर पर है। दूसरी बात कही कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें विदेशी मामलों में वो स्वतंत्र भी होगा, ये भी बात है। तीसरी बात, जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, हमारी बात समझना, जो राज्य भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं वो ठीक है, और जो नहीं होना चाहते हैं उनको पृथक संविधान बनाने की छूट दे दी जाएगी। अब पता लग रहा हैदराबाद नहीं शामिल हो रहा तो वहाँ भी संविधान हो जाएगा अलग और इधर अलग हो जाएगा, तो बात पाकिस्तान का अलग हो जाएगा। ऐसे तो पूरे भारत में कई राज्य बन जाएंगे, कई देश बन जाएंगे, तो पृथक उनके लिए छूट दे दी जाएगी। देशी रियासतों को भी यही अधिकार दे दिया जाएगा। तब तो भारत एक अखंड भारत तो होगा नहीं, अखंड भारत तो होगा नहीं कि होगा, तो कई राज्य बने, उधर अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। चलो पाकिस्तान के लिए तो बात हो जाती है। क्रिप्स मिशन के ने विभाजन की बात जो अगर यहीं पर देखा जाए, भारत की विभाजन
यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन ने जो बात कही है, क्या इससे लग नहीं रहा भारत का विभाजन होने वाला? ऐसा लग रहा कि नहीं? तो भारत विभाजन करने की बात, जबकि भारत के लोग नहीं ये चाह रहे, उधर समस्त व्यवस्थाएं लागू होने तक, और साथ में ये भी कहा जब तक ये सारी व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी तब तक सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन पर है। अरे खुद की तो सुरक्षा दूसरे के भरोसे, हमारे भरोसे छोड़ रहे, हमसे सहायता मांग रहे, अब तुम हमारी सुरक्षा करो, ये भी तो बात है। तो उधर गवर्नर जनरल की शक्तियां क्या रहेगी? यथावत बनी रहेगी। ये भी कहा कि गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत रहेगी। कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, भारतीय जनता के मुख्य वर्ग उसमें शामिल होंगे। और नेहरू ने जब पहली बार इस प्रस्ताव को पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को जब पहली बार पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त का मतलब मेरे दोस्त शैतान के वकील बनकर आए हैं। शैतान मतलब ब्रिटेन, ठीक, कहा कि मेरे दोस्त क्रिप्स शैतान के वकील बनकर के आए हैं, मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं, मैं इसे नहीं मानता। तब गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, मतलब उत्तर दिनांकित चेक कहा। ऐसा चेक जिसका बैंक या उत्तर दिनांकित चेक, ऐसी चेक जिसका पहले से ही वो पहले से डेट निकल चुकी है, उत्तर दिनांकित मतलब डेट निकल चुकी, या नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा कि ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया हो। और ठीक, अब दिवालिया मतलब वो हमारी कहाँ जा कर पाएगा? तो क्रिप्स मिशन क्या हुआ? ये भी अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। उधर क्या होता है? जापान बड़ी तेजी से विकसित, उस समय देखा जाए, क्या इस समय जापान की खुद की सेना है? कोई इतने लोग में से बैठे, क्या फिर जापान की खुद की सेना है या नहीं है? नहीं है। फिर जापान के सुरक्षा का दायित्व किसका है? अमेरिका। क्यों अमेरिका करता है जापान की? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, थोड़ी देर 2 मिनट पहले बात सुन लेना फिर। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय जापान की टेक्नोलॉजी, अब इसको बंद, जापान की टेक्नोलॉजी थी वो सबसे बेहतर उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध था।